दबंगई से आगे बढ़ते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, तुम दबंग हो। क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल खुद उनकी पत्रिका में, जो कि उनके आश्रम द्वारा प्रकाशित है, उचित है? देखिए, जब कोई आंदोलन खड़ा होता है उसमें भी नारे लगते हैं, जब कोई संत महात्मा आता है उसमें भी नारे। उनके भक्तों की कोई गलती नहीं है। भक्त की जो है श्रद्धा होती है, भक्तों को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। अगर किसी भक्त ने किसी अपने गुरु को दबंग कह दिया या किसी ने दिलवाला कह दिया तो मैं समझता हूँ ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा ये है कि आशाराम बापू के ऊपर जो इल्जाम लगा है वो बहुत गंभीर है। आज तक जोधपुर की पुलिस ने ये क्लियर नहीं किया है कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपन, मतलब क्या बलात्कार हुआ या नहीं हुआ। एक तो ये चीज बड़ी जरूरी देश के सामने आनी चाहिए कि बलात्कार हुआ या नहीं हुआ। अगर अलग बात हुई, नहीं हुआ तो अलग बात हुई। आज तक ये नहीं पता कि हुआ क्या है। इस पे 12 दिन तक आशाराम बापू को छूट दी, वो क्यों दी? जो राजस्थान की सरकार ने उनके साथ खेल क्यों किया? ये इसका कोई पर्दाफाश ही नहीं हो रहा है। तो जेल क्यों किया, ये इसका कोई पर्दाफाश ही नहीं हो रहा है। तो बड़े सवाल ये हैं। आज बापू जेल के अंदर हैं, बापू अदालत करेगी। अगर अदालत प्रमोद कृष्णम जी, अगर जोधपुर पुलिस के बयानों को जरा बारीकी से देखें तो उनका कहना है कि जो तमाम आरोप लगाए गए हैं उससे संबंधित साक्ष्य यानी सबूत, जो लड़की ने आरोप लगाए हैं वो तमाम साक्ष्य पुलिस के पास फिलहाल मौजूद हैं और उसी के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो जो आरोप लगाए गए हैं अब शायद उसमें बहुत ज्यादा व्यवधान की स्थिति नहीं बनती है। कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो शायद सारी स्थिति और ज्यादा साफ हो जाएगी, आपके लिए भी शायद साफ हो जाएगी। विल डिसाइड कि भाई क्या है क्या नहीं है। लेकिन जोधपुर की पुलिस की मैं क्लीन चिट जोधपुर की पुलिस को नहीं देना चाहूंगा। अगर जोधपुर की पुलिस के पास इतने सबूत थे तो उन्होंने बापू को वहां से जाने क्यों दिया? जोधपुर और राजस्थान की पुलिस पे बहुत बड़े सवालिया निशान है। इतने सवालिया निशान है जिसकी हद हिसाब नहीं है। बिल्कुल, सुबह कुछ कहा, दोपहर को कुछ कहा, शाम को कुछ कहा। तो राजस्थान की पुलिस बिल्कुल कटघरे में। जहां तक देश के नेताओं का बापू के प्रति चरण छूने का और उनके साथ बैठने का सवाल है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर अगर कोई अपराधी घर में हो जाता तो पूरा घर अपराधी नहीं होता है। इसका फैसला बापू के जेल जाने के बाद अदालत करेगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आशाराम जी के समर्थक अभय वर्तक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभय जी, यही सवाल हम आपके सामने रखना चाहते हैं जो भी आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ हमने रखा। एक पत्रिका जो कि अहमदाबाद के आश्रम में प्रकाशित की गई है उसमें कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है दबंग, कई बार कहा गया है कि वीर तुम आगे बढ़ो। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आसाराम जी के लिए किया जाना चाहिए, क्या आप इसे उचित मानते हैं? और दूसरा ये सवाल कि जिस तरीके से राजस्थान पुलिस ने व्यवहार किया है आसाराम जी के साथ और जो आरोप लग रहे हैं कि राजस्थान पुलिस ने बड़ा ही लचर रवैया इख्तियार किया है और विशेष ट्रीटमेंट आसाराम जी को दिया है, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? पहले तो जो विशेष ट्रीटमेंट के बारे में कहना है तो उसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज इस देश में सभी व्यक्तियों को समान कानून होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है, लेकिन वो नहीं है। आज इस देश में कॉमन सिविल कोड नहीं है। आदमी हिंदू है तो उसके लिए अलग न्याय है, मुस्लिम है तो अलग न्याय है। ये तो हमारी घटना नहीं ही हमारे ऊपर एक तरह से हम बोलेंगे तो, क्योंकि आज भी गवर्नमेंट की सब्सिडी जो दी जाती है, मुस्लिम लड़का है तो उसके लिए 157 रुपीज दिए जाते हैं अपने यूनिफॉर्म के लिए, और आदिवासी बच्चा है तो उसके लिए 57 रुपीज होते हैं। तो इस देश में कॉमन सिविल कोड नहीं है तो कोई समान न्याय नहीं हो सकता है। दूसरी बात है अभय जी, माफ कीजिएगा, मैं बीच में एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश में अलग लोगों के लिए अलग कानून है, यानी कि अपराध में भी आप एक तरह से अलग अलग कैटेगरीज बनाना चाहते हैं कि अगर अमुक व्यक्ति ने अपराध किया तो अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए, अमुक व्यक्ति ने किया तो अलग होना चाहिए। ये सारी बातें आप कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऑलरेडी है वो, क्योंकि हिंदुओं के लिए फैमिली प्लानिंग है, मुसलमानों के लिए जबरदस्ती नहीं है। मतलब ये तो कॉमन सिविल कोड ना होने के कारण नहीं अभय जी, अभय जी देखिए, माफ कीजिएगा, मैं आपसे बस क्षमा चाहूंगा। बलात्कार है या नहीं ये हम नहीं जानते, ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन बलात्कार चाहे हिंदू करे, मुसलमान करे, ईसाई करे, सिख करे, बलात्कार तो बलात्कार ही है जनाब। उसमें आप कैसे फर्क कर सकते हैं?
नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये समान होना चाहिए, लेकिन आज इस देश में नहीं है। क्यों केरल के मुरुगन कैथोलिक सेंटर में 954 लोगों की हत्या की गई, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी बवाल नहीं मचा इस देश में। ना कोई मीडिया ने उस चीज को उठाया और ना उसके अंदर एक्शन जो होनी चाहिए थी ना हुई। या हमारे पार्लियामेंट में देखते हैं 150 से ज्यादा हमारे एमपीज है जिनके ऊपर रेप का आरोप है, लेकिन वो अंदर बैठ रहे हैं। इस देश में कानून है कहाँ? चलिए, मैं परम पूज्य बापू जी भी कानून के ऊपर नहीं, हम मानते हैं चलिए कि परम पूज्य बापू जी कानून के ऊपर बिल्कुल नहीं है। जो कानून में हर एक प्रावधान सामान्य व्यक्ति को लगाना चाहिए वो संतों को भी लगाना चाहिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस देश में कानून है ही नहीं। व्यक्तियों को बिल्कुल देश की घटना या देश का कानून होना चाहिए। गीता जी, आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि आज देश का एक बहुत बड़ा तबका ये मान ले अगर कि हमारे देश में कानून है नहीं, और अगर कानून है तो अलग अलग तबके के लोगों के लिए अलग अलग है। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में कानून ही हमें बचा रहा है। जो कुछ भी सेविंग ग्रेस है इस देश में वो कानून की वजह से है और कोर्ट्स की वजह से है। पर ये कहना कि कानून या जो एग्जीक्यूटिव है या पुलिस अथॉरिटीज़ हैं ये गरीब और अमीर, पावरफुल और पावरलेस, एक संत और नॉन संत के बीच में अपने व्यवहार में कुछ फर्क लाती हैं, तो वो बात सही होगी, वो कहना भी सही होगा। पैसे की हैसियत से बहुत चीजें मिल जाती हैं जो बिना पैसे के इंसान को नहीं मिलती, और ये खाली हमारे देश में नहीं है, ये और देशों में भी है। खाली हमारे देश में थोड़ा कुछ ज्यादा होगा जो बाकी देशों में नहीं है। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी मुल्जिम हो, जब तक कि उसकी कन्विक्शन नहीं हो वो खाली अंडर ट्रायल है, उसका ट्रायल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, और उसका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। पर यह भी बहुत जरूरी है कि कानून की नजर में उसको ढील नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि ये ढील नहीं देने वाली बात पर ही हर कोई आज चर्चा करता हुआ दिख रहा है गीता जी, और वास्तविकता आपने सामने रखी। लेकिन चर्चा का विषय आज यही है कि क्या हम अलग व्यक्ति को अलग ट्रीटमेंट देना चाहेंगे। आइए आसाराम जी के बारे में एक और रिपोर्ट आपके सामने पेश करें कि आज दिन भर की गतिविधियां क्या रही। क्या आसाराम जी के लिए अब आने वाले दिन आसान होने वाले हैं? लगता तो नहीं है। देखिए रिपोर्ट। कोर्ट में जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान आसाराम के वकीलों ने जोरदार दलीलें पेश की। वकीलों ने कहा आसाराम के खिलाफ दर्ज एफआईआर फर्जी है। मीडिया के दबाव में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित लड़की की उम्र भी कम बताई गई है, जबकि उसकी असली उम्र कुछ और है। एमएलसी में भी छेड़छाड़ की गई है। आर्गुमेंट जो आसाराम जी की तरफ से हुआ है उसमें मिस्टर मेनन ने जो आर्गुमेंट किया है उन्होंने एफआईआर को फनी एफआईआर बताया है, और ये भी कहा है कि ये जो है शाहजहांपुर की है, यहाँ जोधपुर तक जो आई है। उसके बाद उसने कमला मार्केट के थाने में एफआईआर दर्ज कराई। बीच में खूब सारे थाने थे, दिल्ली में भी थे, लेकिन स्पेशली जो है कमला मार्केट में दर्ज करने का जो उन्होंने डिले ऑफ द एफआईआर पे ज्यादा जोर दिया है। तीसरी बात उन्होंने जो कही है कि लड़की की जो एज है वो डाउटफुल है। आसाराम के वकीलों की इन दलीलों पर जिरह नहीं हो पाई। पुलिस बुधवार को अदालत में अपना पक्ष रखेगी। उसके बाद आसाराम की जमानत पर फैसला होगा। बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें पेश कर दी हैं और अब बारी अभियोजन पक्ष की है। देखना यह है कि सरकारी वकील किस तरह से साक्ष्य और प्रमाणों को पेश करते हैं, क्योंकि बचाव पक्ष ने इस पूरे ही एफआईआर पर सवाल खड़े कर दिए हैं और फैसला न्यायालय के सामने है कि आखिरकार आसाराम को बेल मिलेगी या उनकी जेल बरकरार रहेगी। इस बीच देश के कई शहरों में आसाराम समर्थकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। जम्मू में आसाराम के सैकड़ों समर्थकों ने जम्मू से अहमदाबाद जाने वाली शारदा एक्सप्रेस को रोक दिया। हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर उन्होंने आसाराम की गिरफ्तारी का विरोध किया। समर्थकों ने उनकी गिरफ्तारी को संतों के खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया है। इस हंगामे की वजह से शारदा एक्सप्रेस कई घंटे तक ज्यों की त्यों खड़ी रही। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी आसाराम समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। ये सभी उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे।
आसाराम समर्थकों की नजर जोधपुर कोर्ट पर टिकी है, जहां बुधवार को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। टीम न्यूज नेशन। राई ताजा अपडेट के लिए चलते हैं मधुरेंद्र के पास। मधुरेंद्र, ये बताइए कि रातें कैसी कट रही हैं आसाराम जी की? देखिए, आसाराम ने कल्पना न की होगी ऐसी रातें कट रही हैं। एक तरफ विलासिता का जीवन था, दूसरी तरफ जेल की कालकोठरी है, तो समझ सकते हैं कि किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हालांकि यहाँ पर उनको जिस कमरे में रखा गया है वो सबसे बेहतर कमरा है इस जेल का, जिसमें कह सकते हैं कि यहाँ भी विरोधाभास और यहाँ भी सवाल खड़े होंगे कि डबल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्योंकि कूलर भी हैं, पंखे भी हैं, बेड भी हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि मच्छर भी हैं और खटमल भी हैं। जाहिर सी बात है कि पिछले लगातार 3-4 दशकों में आसाराम ने ऐसी रात तो नहीं गुजारी होगी। यही वजह थी कि रात भर बेचैनी में कटी, मुश्किल से 3 से 4 घंटे सो पाए। खाने में भी रात की जो स्थिति थी, उन्हें नागवार गुजरा खाना, और सुबह में जो है उन्हें चना खाना पसंद नहीं आया। दिन में उन्होंने दूध पिया था और फिर थोड़ा सा खाना लिया था। तो रात से लेकर दिन तक का जो सिलसिला है, हालांकि दिन में उनकी आस जो है कहीं न कहीं कोर्ट पर बधी हुई थी कि कोई फैसला आएगा, कहीं राहत की उम्मीद होगी, लेकिन एक और रात काटनी पड़ रही है। हमारे ठीक पीछे जेल है, उसमें आसाराम को, और एक और मुश्किल भरी रात उनके सामने है। बिल्कुल मधुरेंद्र, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। एक आखिरी सवाल अभय जी हम आपसे लेना चाहेंगे, जो हमने शुरू किया था इस चर्चा का विषय, क्या आसाराम जी को आप लोग दबंग मानते हैं? अभय जी, ऐसा लगता है कि आसाराम जी के समर्थक अभय जी से फिलहाल हम बात नहीं कर पा रहे हैं। प्रमोद कृष्णम जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। जिस तरीके से लगातार आसाराम जी को एक अलग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, एक विशेष ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, आपकी आखिरी टिप्पणी इस पर, क्या ऐसा वाकई में होना चाहिए, और अगर नहीं तो क्या होना चाहिए था? देखिए, आसाराम बापू को कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। आसाराम बापू को कथावाचक होने का, संत होने का कोई फायदा नहीं देना चाहिए, लेकिन आसाराम बापू को कथावाचक होने का और संत होने का नुकसान भी कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आसाराम बापू अभी दोषी सिद्ध नहीं हुए। अब अदालत का फैसला हम इंतजार करना चाहिए। हमें इंतजार करना होगा कि जो बच्ची ने आरोप लगाए हैं, सारे देश ने अभी उसी पे यकीन किया है, हमने खुद यकीन किया है। हम ये मानते हैं कि कोई साजिश आसाराम बापू के खिलाफ नहीं हुई है, लेकिन ये अदालत का मानना है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं। अगर अदालत उन्हें दोषी ठहराती है तो उनको सजा जरूर मिलेगी, कौन बचाने वाला है उनको। देश के किसी भी संत ने आसाराम बापू का पक्ष नहीं लिया है। ये इस बात का प्रमाण है कि देश के अंदर अभी धर्म जिंदा है, आस्था जिंदी है, विश्वास जिंदा है। चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आसाराम जी को लेकर बार बार ये टिप्पणी की जा रही है कि राजस्थान पुलिस का रवैया और तरीका, जिस तरीके से आसाराम जी को के साथ व्यवहार किया जा रहा है, वो अपने आप में बहुत दोषपूर्ण है। लेकिन आसाराम जी को अभी भी वो तमाम सहूलियतें मिल रही हैं जो उन्हें कानूनी तौर पर नहीं मिलनी चाहिए। कब लगेगी इस पर रोक, इस पर कर रहे हैं हम बार बार चर्चा, और इसी पर है आज का ये मुख्य विषय भी। खैर, एक छोटी देर के लिए रुक रहे हैं, वापस आते हैं। सीरिया पर ऐसा लगता है कि अमेरिकी हमला अब लगभग तय है। क्या होगा सीरिया पर हमले का असर, बस कुछ ही देर में।